हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग जो बायोलॉजी के कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के बुक हमने जो चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किए थे, उस चैप्टर में हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी किए हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं डे 5 के, यानी आज हमारा इस बायोलॉजी का 5वां क्लास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आने वाले जो भविष्य में एग्जाम है, उस एग्जाम के बारे में आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। इसी तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाते रहिए और इस क्लास से आप जुड़ते रहिए। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा जैव प्रकरण के जो हमारा पहला चैप्टर था, लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस के जो हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम था हमारा न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, उसमें हम लोग डे 1, डे 2, 3 और डे 3, 4 करके हम लोग क्या करें दे चुके हैं। पिछले जो हम लोग डे 4 में देखे थे, जिसमें हम लोग मानव की जो लाड़ ग्रंथि है उस लाड़ ग्रंथि के बारे में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी किए हैं। लेकिन आज हम लोग लेकर आए हैं डे हमारा 5वां क्लास है, और इस 5वां क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में और छोटी आंत के बारे में। यानी आज इस तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहले ग्रास नली के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग अमाशय के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग छोटी आंत के बारे में हम लोग तीनों एक क्रम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रास नली। यानी सबसे पहले हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो ग्रास नली है, मानव का जो हम बताए थे, मानव जब भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद वो अपने दांतों की सहायता से भोजन को क्या करता है, चबाना शुरू करते हैं हम, और वहां से मुख के अंदर से ही पाचन क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। अगर पूछेगा आपकी पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, तो आपको लगाना है, हमने पहले बता दिया कि पाचन की क्रिया मुख मुख से ही क्या होती है, शुरू होती है। इस मुख में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा मुख है, इस मुख में सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं जीभ और दांत के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि मनुष्य का जो हमारा ग्रास नली है, इनके बारे में जाने। ग्रास नाम से स्पष्ट है, ग्रास नली। ये जो ग्रास नली है ये हमारा मुख से शुरू होता है और हमारा रेक्टम तक अर्थात मलाशय तक हमारा क्या फैली हुई संरचना होती है। ये जो ये कह रहे मानव शरीर का पाचन तंत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर, याद रखना है कि मनुष्य का जो ये ग्रास नली है, इस ग्रास नली की लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर होता है, और इंच में पूछेगा तो कितने इंच का होता है, 10 इंच का होता है। यह एक पेशीय नली होती है, यानी एक हमारा मस्कुलर ट्यूब के समान होता है, जो जिस नली से होकर भोजन हमारे क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। यानी एक हमारा नली नुमा संरचना होती है, और इस नली नुमा संरचना के द्वारा भोजन क्या करता है, इसके अंदर से होकर प्रवेश करता जाता हुआ। अब जो ग्रसनी अमाशय से जोड़ती है, इसका प्राथमिक कार्य मुख द्वारा चबाए गए भोजन को अमाशय तक सुरक्षित पहुंचाने का। मतलब जो भी हम लोग भोजन को खाए, उस भोजन को इस नली के द्वारा हमारे अमाशय तक जोड़ने का काम करता है कौन, ग्रास नली। तो आपको पता चल गया कि ये जो हमारा ग्रास नली है, यानी ये जो हमारा ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, यह हमारा एक नली की समान क्या होती है, संरचना है। मतलब जो हमारा किसको जोड़ता है, ये मुख गुहा को किससे जोड़ता है, अमाशय से जोड़ती है। मतलब ये जो ग्रास नली है एक हमारा ट्यूब नुमा संरचना होती है। जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन को सुरक्षित रूप से अमाशय तक पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है कौन, ये ग्रास नली। ये भोजन को पहुंचाने वाला एक रास्ता है। जब हम देखते हैं कि हमारा भोजन इस ग्रास नली में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ग्रास नली जैसे हमारा ये मान लेते हैं नली हुआ, और ये हमारा मुख हुआ, ये हमारा क्या हुआ, मुख, और यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, अमाशय मान लेते हैं।
तो जब भोजन हमारे मुख से अंदर आता है, प्रवेश करता है जो भोजन का छोटा छोटा हमारा कण, तो इस ग्रास नली के जो दीवार होता है, इस ग्रास नली के दीवार में हमारा संकुचन या शीतलन क्या होता है, प्रारंभ होता है। मतलब ये हमारा संकुचन और उसमें क्या होता है, शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, शीतलन का मतलब क्या होता है, फैलाव। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ग्रास नली के दीवार में सिकुड़ना और फैलने की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। मतलब एक बार ये क्या करेगा, फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, तो जिससे भोजन या हमारा धीरे धीरे सरकता हुआ इस मुख से अमाशय तक हमारा क्या होता है, पहुंचाते हैं। और ये जो हमारा ग्रास नली के दीवार में संकुचन या शीतलन होता है, इस संकुचन और शीतलन के कारण ही भोजन हमारा क्या अमाशय तक पहुंचाती है। और इस संकुचन या शीतलन के जो हमारा प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्मा कुंचन, यानी कर्मा कुंचन के नाम। तो कर्मा कुंचन पूछेगा, कर्मा कुंचन की गति कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि कर्मा कुंचन की गति हमारा कहाँ पाई जाती है, ग्रास नली में। यानी जो कर्मा कुंचन की गति होती है वो ग्रास नली में पाई जाती है। पूछे कर्मा कुंचन क्या है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कहाँ होती है, ग्रास नली में होती है। इसमें ग्रास नली के दीवार में संकुचन या शीतलन प्रारंभ होती है, जिससे भोजन हमारा सरकता हुआ अमाशय की ओर क्या होती है, प्रवेश करने लगती है। ये जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मा कुंचन। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, कर्मा कुंचन है क्या, कर्मा कर्मा कुंचन लिखेंगे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है जिसमें ग्रास नली की दीवार में, ग्रास नली के दीवार में संकुचन तथा शिथिलन क्या होती है, प्रारंभ होती है, जिससे भोजन का कण, यानी भोजन सरकता हुआ अमाशय की ओर प्रवेश करता है। अमाशय की ओर क्या करते हैं, प्रवेश करती है। यही जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मा कुंचन। हमको नोट लिखना है, अगर आपको पूछेगा कि कर्मा कुंचन की गति कहाँ पाई जाती है, कर्मा कुंचन की गति ग्रास नली में होती है। आपको याद रखना है कि जो हमारा कर्मा कुंचन की गति होती है, ये कहाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए इस चीज को याद रखना है कि जो हमारा कर्मा कुंचन की गति होती है वह किस भाग में होती है, कहाँ होती है। ये जो कर्मा कुंचन की गति होती है ये हमारे कहाँ होती है, ये ग्रास नली में होती है। राइट। अब लॉन्ग के लिए आपको 2 नंबर के लिए इसको याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है। तो समझ गए कि ग्रास नली हमारा एक पाइप नुमा संरचना होती है, जिस संरचना, ये जो संरचना है हमारा मुख से अमाशय की ओर जोड़ता है, और इसी संरचना से होते, इसी ट्यूब नुमा संरचना से होकर जो भोजन का कण है वह हमारा अमाशय की ओर प्रवेश करता है। तो ये था हमारा क्या, ग्रास नली। जब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ग्रास नली, जब हमारा भोजन हमारा क्या होती है, उसमें पहुंच जाती है, तो उसमें पहुंचने के बाद हम लोग भोजन का जो कण है, वह भोजन का कण हमारे कहाँ प्रवेश कर जाता है, वह भोजन का कण हमारे अमाशय में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है, अमाशय में की ओर प्रवेश कर जाता है। अब जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम होता है अमाशय। सबसे पहले अमाशय है क्या, यानी स्टोमच, यानी पूछ रहा है कि व्हाट इज स्टोमच, अमाशय है क्या। अमाशय मानव
का जो पाचन तंत्र है, यानी ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र हम लोग पहले बताया कि पाचन की क्रिया में जो सभी अंग भाग लेते हैं उन अंगों का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। तो मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण और मस्कुलर हमारे पेशीय अंग है, मतलब यह मांसपेशी से मांसों से बना हमारा क्या एक स्ट्रक्चर संरचना है। यह नली और यह आहार नली जो हम लोग अभी बताए हैं, भोजन नली मतलब ग्रास नली और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच स्थित होता है। मतलब बीच पोजीशन की बात करें तो ये ग्रास नली और छोटी आंत इसके बीच की में हमारा पाया जाता है, मतलब छोटी आंत और ग्रास नली के बीच में होता है। देखने में यह अंग्रेजी के जे के, आपको याद रखना है कि हमारा जो एबीसीडी का लेटर होता है, उस एबीसीडी लेटर के जे के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है, जैसा होता है। जो उदर, उदर का मतलब होता है पेट, उदर गुहा के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होते हैं और डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यानी इससे ऑब्जेक्टिव ये क्लियर हो रहा है आपको कि मनुष्य का जो आमाशय है यह किस तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि हमारा पाचन तंत्र से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ। इसका किस प्रकार का होता है, यह हमारा मस्कुलर पेशीय अंग होता है। ये स्थित कहाँ होता है, तो जो हमारा आहार नली है और छोटी आंत के बीच में क्या होते हैं, स्थित होता है। इसका आकार पूछेगा तो आकार आपको याद रखना है एबीसीडी के हमारा जे के समान होता है। और उसके बाद कह रहा है कि स्थित कहाँ होता है, तो आपके रखना है याद कि ये बाएं हमारा हिस्से में, हमारा जो पेट है उसके पेट के बाएं तरफ, उधर के बाएं तरफ याद रखना है। अब कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में जो खाली पेट आमाशय, खाली आमाशय का आयतन बहुत कम होता है, मतलब जो मनुष्य होता है उसमें खाली आमाशय का आयतन बहुत कम होता है, लेकिन भोजन करने पर यह फैल सकता है और इसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर तक भोजन को तरल पदार्थ के जमा के रूप में रखा जा सकता है। यानी आपको याद रखना है कि जो आमाशय है, इस आमाशय के बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। ये जो आमाशय है इसका सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आकार कैसा होता है। तो आपको रखना है कि हमारा किसके होता है, जे के समान। हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है, इस इंग्लिश अल्फाबेट के हमारा जे अक्षर, जे लेटर के समान होता है। किसके समान होता है, जे लेटर के। आपको याद रखना है कि ये जो आमाशय है किस तंत्र से जुड़ा है, याद रखना है कि हमारा पाचन तंत्र से जुड़ा है। किस तंत्र से जुड़ा हुआ है, पाचन तंत्र से। ये स्थित कहाँ होता है, इसकी स्थिति की बात कर ले, स्थित होता है तो ये ग्रास नली तथा छोटी आंत के बीच यहाँ पर क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। अगला इसकी बात कर लेते हैं कि यह स्थित होता है तो हमारे उदर जो होता है, उस उदर के हमारा किधर होता है, अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि जो हमारा पेट होता है, उदर होता है, उस उदर के हमारा किस ओर होता है, बाईं ओर होता है। किधर होता है, हमारा बाईं ओर होता है। आपको रखना है कि उदर के हमारा किस ओर होता है, बाईं तरफ ये होता है, इसकी स्थिति होती है। अब ये जो आमाशय है, इस आमाशय का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। छोटा है, जब भोजन हम लोग नहीं किए हुए इसका आकार हमारा क्या होता है, छोटा हो जाता है। जब भोजन करते हैं तो उस समय इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और ये कह रहा है कि अपने प्रतिदिन की अपने उस आमाशय के अंदर एक से कह रहा है 2 लीटर भोजन। अच्छा, भोजन किस रूप में होता है, वहां पर तरल रूप में परिवर्तन होता है, लीटर में, ऐसा नहीं केजी में, ठीक है। तो वहां पर 1 से 2 लीटर भोजन हमारा तरल रूप में क्या कर सकता है, जमा रहता है। ये जो आमाशय है, ये आमाशय क्या करता है कि भोजन इसमें अस्थायी रूप से नहीं जमा रहता, यहाँ पर अस्थायी रूप से जमाता है। यह अपने अंदर भोजन को हमारा क्या 3 से 4 घंटे तक क्या करता, रखता है। 4 घंटे तक क्या करता है, 3 से 4 घंटे तक अपने अंदर क्या करता है, भोजन को रखता है। जब इस आमाशय में भोजन
तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में परिवर्तित? तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कायम। आपको याद रखना है कि कायम पाचन तंत्र के किस अंग में पाया जाता है, मतलब किस अंग में भोजन की अवस्था को कायम के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा कायम होता है यह हमारा किसमें पाया जाता है? अमाशय में। यानी अमाशय में भोजन हमारा गाढ़े लय के समान तरल अवस्था में हो जाती है, तरल अवस्था में पाया जाता है। इस अमाशय को हम लोग क्या बोलेंगे? जो अवस्था होती है इस अमाशय में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायम के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला कह रहा है जो हमारा कि अब याद रखना आपको कि भोजन को पचाने के लिए अमाशय के भीतर का माध्यम अत्यंत अम्लीय होता है, मतलब हाई एसिडिक नेचर का होता है। मतलब अमाशय के जो अंदर होता है उस अंदर में जो हमारा एसिडिक नेचर का गुण पाया जाता है। यहाँ उत्पन्न होने वाले गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग होता है 1.5 से 3.5 तक। याद रखना है कि जो अमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है वह गैस्ट्रिक जूस हमारा 1.5 से 3.5 के बीच होता है। इसका याद रखना है कि पीएच मान हमको बतलाया है कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से यदि हमारा कम रहेगा तो उसकी जो प्रकृति होती है हमारा कैसा होता है? अम्लीय। इसका भी हमारा देखो 1.5 से 3.5 के बीच है। इसका जो प्रकृति होगा किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का अंदर, जो कि लोहे के छोटे टुकड़ों को भी गलाने की क्षमता रखता है। मतलब यदि किसी विलेन का पीएच मान जितना कम रहेगा वह उतना एसिडिक नेचर का होता है। यह हमारा इसका जो पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच होता है और यह भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी भोजन का जो कण है उसको अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करने का क्या करता है? काम करता है। चलिए आगे हम जो बात करने वाले हैं अब उसका नाम होता है आपको अमाशय की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। किसके संरचना के बारे में? अमाशय की संरचना के बारे में। देखिए अमाशय की जो संरचना है एनाटॉमी ऑफ द स्टोमच, इंग्लिश में बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्टोमच, अमाशय की संरचना। ये जो अमाशय है इस अमाशय को मुख्य रूप से 4 प्रमुख भागों में क्या किया है? विभाजित किया गया है। पहला का नाम होता है हमारा कार्डियक भाग, दूसरा का भाग होता है हमारा फंडस या फुंडिक इसी को बोलते हैं, तीसरा का बॉडी और चौथा का नाम होता है पाइलोरिक। जो अमाशय है कुछ बुकों में कुछ किताब में अमाशय को 3 भाग में बांटा गया, जिसका पहला नाम होता है हमारा कार्डियक भाग, दूसरा भाग का नाम होता है फुंडिक भाग और तीसरा भाग का नाम होता है हमारा पाइलोरिक भाग। लेकिन यहाँ पर जो बतलाया गया यह अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है कार्डियक भाग, यह अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग है। याद रखना है कि जो अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? कार्डियक के नाम से जानते हैं। जहां ग्रास नली खुलती है इसे कार्डियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हृदय के करीब होता है। आपको पूछेगा कि अमाशय को जो पहला भाग है जिसका नाम होता है कार्डियक, ये इसका नाम कार्डियक क्यों कहा जाता है? तो याद रखना है कि जो अमाशय होता है वो अमाशय का ये जो भाग है यह हृदय के काफी करीब होता है, निकट होता है, इसलिए इस जो भाग को हम लोग कार्डियक भाग के नाम से जानते हैं। तो अमाशय का जो पहला भाग है वो हमारा कार्डियक भाग होता है और इसी कार्डियक में जो अमाशय का जो हमारा पाइपनुमा संरचना आया था वह पाइपनुमा संरचना जो पहला भाग है हमारा कार्डियक भाग, इसी भाग में क्या करता है? ये ग्रास नली का हमारा क्या होता है? पाइप खुलता है। तो ग्रास नली का प्रथम जो हमारा पाइप खुलता है किसमें, किस भाग में खुलता है? तो वो हमारा याद रखना है कार्डियक भाग में। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं कार्डियक? तो ये हृदय के काफी निकट होता है इसलिए इसे कार्डियक के नाम से जानते हैं। चलिए अब दूसरा जो भाग है जिसका नाम है फंड या इसी को हम लोग बोलेंगे फुंडिक के नाम से भी जानते हैं। यह कार्डियक के पास स्थित एक गुंबद के आकार का अनिडोम शब्द होता है, ऊपरी भाग है, जिसे आमतौर पर गैस या हवा भरी रहती है। मतलब याद रखना है कि किस भाग में गैस या हवा भरी रहती है, तो उस भाग का नाम होता है हमारा फंडस या फुंडिस, दोनों का मतलब फुंडिक भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो अमाशय का दूसरा भाग है जिसका नाम होता है फंडकियम, इसका आकार हमारा गुंबद एक मतलब एक हॉल स्ट्रक्चर के समान होता है, गुंबद होता है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग इसमें आमतौर पर हवा या कोई हमारा गैस भरी रहती है। तीसरा का नाम होता है बॉडी या कॉर्पस। यह अमाशय का सबसे बड़ा और केंद्रीय मुख्य भाग है
जहाँ भोजन को मंथन और वास्तविक पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो याद रखना है कि भोजन का जो वास्तविक पाचन कहाँ होती है, तो याद रखना है वो आपको बॉडी में होता है। नंबर चौथा है जिसका पायलोरिक, ये अमाशय का सबसे अंतिम वाला भाग और संकीर्ण मतलब नैरो कलर मतलब नैरो कटिंग का होता है, संकीर्ण होता है। कैसा होता है? संकीर्ण होता है। जो छोटी आंत को पहले हिस्से से जोड़ता है, इसमें वाल्व होता है जिसे पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में क्या करता है, मतलब आंत में जाने देता है। तो आपको याद रखना है इससे कुछ जुड़ी हुई बातें। पहला कि अमाशय होता है, इस अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? ये जो अमाशय है, इस अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? भागों में बांटा गया है। तो पहला आपको रखना है कि कार्डियक भाग, पहला भाग का नाम होता है कार्डियक, कार्डियक। दूसरा का नाम होता है हमारा फुंडिक। तीसरा का नाम होता है हमारा क्या, बॉडी। और जो चौथा का नाम होता है वह हमारा क्या होता है, पाइलोरिक। पाइलोरिक चौथा भाग का नाम होता है पाइलोरिक। ये जो कार्डियक का है, इसमें हमारा हृदय के क्या होता है, हृदय का भी बताया कि काफी हृदय के हमारा करीब होता है, करीब होता है, इसलिए हमारा क्या होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक भाग। इसी भाग में हमारा ग्रास नली क्या होती है, अमाशय को जो पहला भाग है इसी में हमारा ग्रास नली क्या होती है, खुलती है भोजन का। दूसरा है फुंडिक भाग। ये जो फुंडिक भाग है इसमें हमारा क्या भरी होती है, अमाशय का ये हवा या तो हमारा क्या होती है, गैस भरी होती है। नंबर तीसरा जो इसमें हमारा भोजन का क्या होता है, यहाँ पर जो पाचन होता है, क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो इसका पाचन होता है, यह पाचन हमारा कहाँ होता है, तो ये अमाशय का जो हमारा भोजन का मंथन वास्तविक पाचन होता है, यह हमारा किस में होता है, बॉडी में होता है। किस में होता है, आपको बॉडी में जो हमारा पार्ट होता है इसमें पाचन की क्रिया होती है। और नंबर जो चौथा होता है पाइलोरिक भाग, यह हमारा छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है, छोटी आंत से जोड़ता है और जिससे हमारा जो इसमें हमारा भोजन का जो परिवर्तित हुआ वो इस भोजन अमाशय से हमारा किसमें प्रवेश कर जाता है, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो ये था अमाशय। अब हम लोग देखते हैं कि इस अमाशय में हमारा एक हमारा क्या होता है कि रस का निर्माण होता है। अमाशय में क्या होता है, रस का। इस अमाशय में हम लोग को जानते हैं कि HCl, इस अमाशय में HCl का नाम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अमाशय में ही क्या होती है, स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है, अमाशय। आपको पता है कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में है और कोई भी अम्ल कितना खतरनाक होता है, थोड़ा सा अगर पड़ जाए तो हमका, लेकिन फिर अमाशय में स्रावित होता है तो यह अमाशय को हानि क्यों नहीं पहुंचाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमाशय जहाँ पर एक थैली नुमा संरचना होता है, जिस थैली में ये पाया जाता है, इस थैली के चारों ओर हमारा एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम होता है म्यूकस या सलेस्मा। इस म्यूकस या सलेस्मा का लेयर पाया जाता है जो अमाशय को बाहरी मतलब वो अम्ल से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, और नहीं तो ये हमारा क्या है उसको जलाकर क्या कर देगा। इस अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भी काम होता है कि भोजन को किसमें परिवर्तित करना, अम्लीयता माध्यम में क्या करना, अम्लीयता माध्यम में क्या करना, परिवर्तित करना। साथ ही भोजन के कण के द्वारा जो हमारा भोजन के द्वारा आए हुए हमारा जीवाणु को क्या करता है, ये मार कर क्या कर देता है, नष्ट करने का काम करता है। कौन सा, ये हमारा HCl नामक अम्ल। कौन सा अम्ल करता है, याद रखना HCl हमारा। अब देखते हैं कि ये अमाशय में हमारा एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। इसी जठर ग्रंथि के द्वारा हमारा किसका, जठर ग्रंथि, और इसी जठर ग्रंथि के द्वारा होता है इस अमाशय में किसका निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, और याद रखना है कि प्रत्येक दिन हमारा लगभग 3 लीटर, एक व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक दिन लगभग 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, निर्माण होता है। कितना होता है, निर्माण होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हमारे पेटों के अंदर काफी अधिक मात्रा में गैस बन जाता है, गैस का निर्माण होता है, तो उस समय हमारे जब खाली पेट रहते हैं तो उस समय हमारा ज्यादा गैस बन जाता है, और ज्यादा गैस बनने के कारण जो हमारा अमाशय है उस अमाशय के हमारा दीवार में क्या होने लगता है, इस अमाशय का जो दीवार है, इस अमाशय के दीवार में हमारा क्या होने लगता है, घाव शुरू हो जाता है, और उस घाव को हम लोग अल्सर या पेप्टिक अल्सर,
अल्सर या पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो अल्सर या पेप्टिक अल्सर क्या है? खाली ज्यादा समय खाली पेट रहने के कारण अमाशय काफी अधिक मात्रा में अम्ल का निर्माण करता है। ये अम्ल अमाशय की दीवार को क्या कर देता है? धीरे धीरे नष्ट करना शुरू हो जाता है और वहां पर क्या होता है? घाव बन जाता है और उस घाव को हम लोग अल्सर या पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। होने का कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में अम्ल का क्या होना? शुरुआत होना। और ये होता कब है? जब हम लोग काफी लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तो उस समय ये होता है। तो ये था अमाशय के बारे में सारी जानकारी। अब जब अमाशय से आगे बढ़ते हैं तो उस अमाशय से आगे बढ़ने के क्रम में हमको एक मिलता है। पहला तो हम लोग देख लिया है कि हमारा क्या मिलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अमाशय के बाद जो अगला भाग होता है, अमाशय को जो अंतिम भाग है पाइलोडिक भाग, वह पाइलोडिक भाग भोजन को हमारा कहाँ पहुंचा देता है? छोटी आंत में कहाँ पहुंचाने का काम करता है। कहाँ पहुंचा देता है? छोटी आंत में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? छोटी आंत में। चलिए, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, अगला है छोटी आंत। चलिए, अब मनुष्य का जो पाचन होता है, उस पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अंग का नाम है हमारा छोटी आंत। हम बतलाए थे मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से होती है, लेकिन पाचन की क्रिया खत्म कहाँ होती है? तो याद रखना आपको, छोटी आंत के अंदर होती है, छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत हमारे पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा। नाम है छोटा लेकिन काम है बड़ी धमाका वाला बड़ा। भोजन का सबसे अधिक पाचन, मतलब सबसे अधिक पाचन अवशोषण इसी अंग में होता है। याद रखना है, नाम है छोटा लेकिन काम करता है बहुत बड़ा। मतलब सबसे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसी अंग के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, उसके बाद ऊर्जा का अवशोषण होता है। नाम छोटी होने के बावजूद यह लंबाई में बड़ी आंत से काफी लंबी होती है, लेकिन इसका व्यास चौड़ाई कम होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। मतलब ये जो छोटी आंत है, नाम छोटा है लेकिन इसका लंबाई बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ी बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है अर्थात इसकी जो व्यास है, यह व्यास हमारा क्या है? कम है और इसी व्यास कम होने के कारण इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत। लेकिन जो इसकी लंबाई है वो लंबाई हमारा क्या है? ज्यादा है। किससे? तो याद रखना है, बड़ी आंत से। किससे ज्यादा है? बड़ी आंत से लंबाई क्या है? इसकी ज्यादा है। आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग पहले जानेंगे इसका छोटी आंत की स्ट्रक्चर, संरचना कैसे है, कितना क्या लंबाई है, चौड़ाई है। तो आपको रखना है कि लंबाई एक वयस्क मनुष्य में कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, यानी फीट में बात कर लेते 20 से 22 फीट होता है। छोटी आंत की लंबाई पता चल गया कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर होता है और फीट में बात करेगा तो 20 से 22 फीट होता है। बहुत लंबा, 6 से 6 हम तो उतना। क्या व्यास उसका जो डायमीटर होता है लगभग 2.5 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर, इंच में 1 इंच होता है। मतलब इसका जो लंबाई काफी ज्यादा है लेकिन व्यास हमारा चौड़ाई क्या है? कम है, इसलिए इसका नाम छोटी आंत पड़ा। स्थान, यह जो पेट है कि निचले हिस्से है से शुरू होता है, पाइलोरस से छोटी आंत के शुरुआती हिस्से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैले होते हैं और शुरुआती हिस्से तक पहले। मतलब ये जो अमाशय का जो अंतिम भाग था जिसका नाम था हमारा पाइलोरिक, इस पाइलोरिक से शुरू होती है, पाइलोरिक से आपस में क्या करता है? ये कनेक्ट करता है और यहाँ से क्या होती है? शुरू हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। क्लियर? अब जो हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत का अलग अलग हमारा क्या होता है? भाग होता है। इस छोटी आंत का क्या होता है? अलग अलग भाग होता है। उस भागों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानने की प्रयास करेंगे। अब कह रहे हैं छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। मतलब छोटी आंत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। उसके कार्य और बनावट के आधार पर छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कैसे बना हुआ, उसका फंक्शन है, कार्य है, उन कार्य और स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला नाम होता है हमारा, जो हमारा पहला का भाग है उस पहला भाग का नाम होता है हमारा कौन सा? ग्रहणी। पहला भाग का नाम है, तो आपको याद रखना है कि ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग होता है हमारा ग्रहणी। चलिए, तो ये जो ग्रहणी है
इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ड्यूडेनियम। और इसका जो लगभग लंबाई होता है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा प्रथम भाग हो जाएगा, फर्स्ट भाग होगा। और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। यह सबसे छोटा भाग होता है, मतलब जितने भी हम लोग पढ़े हैं उन तीनों भाग में से अब छोटा, सबसे छोटा भाग यही होता है। यह अमाशय में आए भोजन में लीवर से निकलने वाला पित्तरस यानी बाइल जूस और अग्नाशय पेनक्रियाज के पाचक एंजाइम मिलते हैं। यानी अमाशय का जो पहला भाग होता है पाइलोरिक, उसके बाद ये हमारा यही जुड़ा होता है ग्रहणी, और ये सबसे छोटा भाग होता है। और जो भी हमारा पित्तरस हमारा यकृत से हमारा निकलता है, पित्तरस पित्ताशय से जो थैली से, उस पित्ताशय की थैली और अग्नाशय का जो थैली होता है वो पाचक एंजाइम को इसी में आकर क्या करता है, मिलाने का काम करता है, इसी में आकर मिलता है। दूसरा का नाम होता है जियोजुनम। पहला हम लोग देखे ग्रहणी, दूसरा का नाम होता है जियोजियम, और इसकी जो लंबाई है 2.5 मीटर होता है। ये सेंटीमीटर में है और ये हमारा 2.5 मीटर में है, याद रखना है। ग्रहणी की सेंटीमीटर, जियोजियम के मीटर। यह मध्य भाग या भोजन को मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अंतिम पाचन का अवशोषण शुरू कर देता है। मतलब यह कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, जो प्रोटीन है और पाचन की क्रिया अवशोषण यहीं पे क्या करता है, शुरू करने का काम करता है। नंबर तीसरा है जिसका नाम होता है इलियम। इसका भी लंबाई हमारा 3.5 मीटर में, याद रखना है 3.5 मीटर। याद रखना है कि एक ही का लंबाई सेंटीमीटर है, बाकी दो का लंबाई हमारा किस में है, मीटर में। ग्रहणी का 2 सेंटीमीटर में, दोनों का जियोजियम और इलियम का क्या। यह सबसे लंबा और अंतिम भाग होता है। विटामिन B12 पित्त लवणों बाइल साल्ट्स और बचे हुए अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और आगे क्या कहते हैं, बड़ी आंत में भेजने का काम करता है। कौन सा, ये जो छोटी आंत का तीसरा भाग है, जिस तीसरा भाग का नाम होता है हमारा कौन सा, इलियम। ये भोजन को बड़ी आंत में भेजने का काम करता है। तो आपको देख समझ में आ गया कि छोटी आंत हमारा क्या है, छोटी आंत हमारा कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, इसके कितने भागों में बांटा गया है, इस प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होती है, प्रत्येक भाग का काम क्या होता है, किसमें किसका पाचन होता है, इन सभी चीजों के बारे में छोटी आंत में क्या कर दिया हमने देखा। अब जो हम लोग देखते हैं कि इस छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत के अंदर हमारा एक उंगली की समान संरचना होती है। किसके समान संरचना होती है, उंगली के समान संरचना होती है। मतलब जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली के समान संरचना होती है। और इस उंगली के समान संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक दीवार होता है, उस दीवार में हमारा बिलाई होता है, इसी को बिलिम। मतलब छोटी आंत के अंदर एक हमारा उंगली की समान संरचना पाए जाते, छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिससे हम लोग बिलाई या माइक्रो बिलाई कहा जाता है। और इसका काम होता है, इस उंगलीनुमा संरचना का काम होता है भोजन को जो अवशोषण हुआ, पाचन हुआ, उस पाचन से ऊर्जा का अवशोषण करना और शरीर में हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में मिलाने का काम करता है। कौन, ये माइक्रो बिलाई करता है, मतलब ये हमारा बिलाई करता है। तो आज हम लोग देखे छोटी आंत के बारे में। अगले दिन इससे अगले पार्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करना अगले क्लास में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।